हेलो स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक प्रोसेस या सामाजिक प्रक्रिया के एक स्वरूप संघर्ष के बारे में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संघर्ष के मीनिंग, डेफिनेशन, संघर्ष की कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ द संघर्ष एंड रिजल्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। भी संघर्ष के क्या परिणाम निकलते हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे यहाँ पर। तो संघर्ष का मतलब क्या होता है? देखिए, जब व्यक्ति आपस में इंटरेक्शन करता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और आपस में वो अंतःक्रिया करते हैं, तो उसमें या तो सहयोगी प्रक्रियाएं होगी या फिर असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं होगी। सहयोगी प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग, सात्मीकरण, एकीकरण, तालमेल, सामंजस्य आदि आता है। तो वहीं असहयोगी प्रक्रियाओं के अंतर्गत संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, प्रतिकूलन आदि आता है। तो इस वीडियो में हम असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन से। तो इसमें हम देखेंगे कि सामाजिक प्रक्रियाएं सामान्यतः सहयोगी व असहयोगी दो प्रकार की होती है। जैसे हमने आपको बताया था, संघर्ष, प्रतिकूलन, प्रतियोगिता आदि असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। ये असहयोगी क्यों है? क्योंकि इसमें व्यक्ति दूसरों के हितों का ध्यान न रखकर अपने हितों की पूर्ति करने की कोशिश करता है, चाहे उससे दूसरों के हितों को दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े। सहयोग की तरह संघर्ष भी एक सार्वभौमिक, मतलब सभी समाजों में सभी कालों में यह प्रक्रिया पाई जाती है रही है। चाहे कोई भी सामाजिक संस्था हो, उनके सदस्यों के बीच मनमुटाव या मतभेद होता रहता है। इसी मतभेद या मनमुटाव को संघर्ष कहा जाता है। देखिए, चाहे संबंधों में कितनी घनिष्ठता क्यों न हो, दो दोस्तों के बीच में संघर्ष हो सकता है, परिवार के सदस्यों के बीच में संघर्ष हो सकता है, पड़ोसियों के साथ संघर्ष हो सकता है। तो जो संघर्ष है ये प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था और सामाजिक संबंधों में पाया जाता है। संघर्ष की परिभाषाएं: संघर्ष साधारण शब्दों में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करना। मतलब संघर्ष में हिंसात्मक साधन कौन से हो गए? जैसे तलवारें हो गई, डंडे हो गए, पिस्टल वगैरह हो गए। इस तरह से हिंसात्मक साधनों का इसमें प्रयोग करना, या फिर दूसरे पक्ष को हिंसात्मक साधनों के प्रयोग की धमकी देकर दबाना, इसको संघर्ष कहा जाता है। या तो हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करेंगे या फिर हिंसात्मक साधनों के प्रयोग करने की धमकी देंगे। इसका मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हितों के टकराव के कारण जो आपसी मनमुटाव होता है उसी को हम संघर्ष कहते हैं। संघर्ष को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। उन्हीं विद्वानों ने गिलिन और गिलिन कहते हैं कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया, इसका मतलब संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज के अंदर घटित होती है। समाज का मतलब समाज के जो सदस्य हैं, व्यक्ति है, उनके बीच में घटित होती है, जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोधी के प्रति प्रत्यक्षतः हिंसात्मक साधन अपनाकर, या तो वो हिंसात्मक तरीके अपनाएंगे जैसे मारपीट करेंगे, या उसे हिंसात्मक तरीके अपनाने की धमकी देकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संघर्ष कहेंगे। तो ये गिलिन और गिलिन ने ये परिभाषा दी है। इसके पश्चात प्रोफेसर ग्रीन क्या कहते हैं? संघर्ष जानबूझकर, जानबूझकर का मतलब ये एक सचेत प्रक्रिया है, वह प्रयत्न है जो किसी की इच्छा का विरोध करने या दूसरे व्यक्ति की इच्छा का विरोध करने, उसके आड़े आने या उसे दबाने के लिए किया जाता है। उसको दबाने के लिए, दूसरे विरोधी के हितों को या इच्छाओं को दबाने के लिए, या उसके हितों में बाधा बनने के लिए, या विरोध करने के लिए जब कोई गतिविधि की जाती है तो उसे संघर्ष कहा जाता है। इसके पश्चात आकबर्न और नीमकोफ ने, जब व्यक्ति आपस में द्वंद्व या कलह करते हैं तो उनके आचरण को संघर्ष कहा जाता है। देखो, बड़ी सिंपल बात इन्होंने कही है कि जब दो व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसके इसी व्यवहार को संघर्ष कहा जाता है। संघर्ष का मतलब होता है तनाव, जो एक दूसरे व्यक्ति के विरोधी हितों के टकराव के कारण, मन मुटाव के कारण, या श्रेष्ठता या उच्चता के, प्रतिष्ठा के कारण जो व्यवहार किया जाता है उसी को संघर्ष कहा जाता है। अब हम संघर्ष की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। संघर्ष की क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है इसकी कॉन्शियस प्रोसेस, चेतन प्रक्रिया है। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जानता है कि उसका किसके साथ संघर्ष चल रहा है, और उसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर या उसी व्यक्ति से बचने का या उस व्यक्ति को दबाने का, नीचा दिखाने का वो व्यक्ति
चेतन रूप से सचेत होकर निरंतर प्रयत्न करता है। इसका मतलब संघर्ष है वो एक चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया। सहयोग की भांति संघर्ष भी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह सभी समाजों में, चाहे विकसित हो, चाहे विकासशील हो, चाहे अल्प विकसित हो, या किसी भी हर प्रकार के देशों में जहाँ जहाँ पर मानव सभ्यता है वहाँ पर संघर्ष पाया जाता है। सार्वकालिक प्रक्रिया, संघर्ष एक सार्वकालिक प्रक्रिया भी है। ये प्रत्येक काल में, प्राचीन काल में भी, वर्तमान काल में भी और आगे भी, क्योंकि व्यक्ति के आपस में विचारिक मतभेद हो सकते हैं, हितों का टकराव हो सकता है, संसाधनों की कमी हो सकती है, तो उन सभी के कारण यह प्रत्येक समय में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक संस्था के अंदर संघर्ष की प्रक्रिया है वो सदैव बनी रहती है, बनी हुई है और बनी रहेगी। द्विपक्षीय संघर्ष एक टू साइडेड प्रोसेस है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है। द्विपक्षीय प्रक्रिया कैसे है कि इसके अंदर दो पक्ष होंगे और दोनों पक्षों के विरोधी हित होंगे, और उन हितों की पूर्ति के लिए उनके आपस में मनमुटाव होगा या आपस में टकराव होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह द्विपक्षीय प्रक्रिया है, जिसके अंदर दो पक्ष होते हैं। व्यक्तिक प्रक्रिया, संघर्ष एक व्यक्तिक प्रक्रिया है। व्यक्तिक प्रक्रिया का तात्पर्य ये है कि इसमें व्यक्ति उद्देश्य पर कंसंट्रेट नहीं करता, बल्कि यह उस व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जिससे उसका संघर्ष चल रहा है। उसी व्यक्ति को ध्यान में रखकर जिससे संघर्ष चल रहा है वो बचने का प्रयास भी करता है और उसे दबाने का प्रयास भी करता है। तो यह एक व्यक्तिक प्रक्रिया है, न कि उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। अनिरंतर प्रक्रिया, इंटरमिटेंट प्रोसेस है ये। अनियंत्रित प्रक्रिया का तात्पर्य ये हुआ कि यह सदैव लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि एक तो इसमें जान माल का बहुत नुकसान होने की संभावना रहती है, दूसरा संघर्ष करने के लिए ताकत चाहिए और साधन चाहिए। ताकत और साधन जुटाने के लिए एक वक्त चाहिए जिसमें संघर्ष रुक जाता है। तो संघर्ष है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया न होकर अनिरंतर और रुक रुक कर चलने वाली एक प्रक्रिया है। संघर्ष सकारात्मक भी हो सकता है और संघर्ष नकारात्मक भी हो सकता है, दोनों ही तरह से हो सकता है। जब दो पड़ोसियों के बीच में लड़ाई है, संघर्ष है, तो वो नकारात्मक होगा। जब दो विद्यार्थियों के बीच में आपस में कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, संघर्ष है, तो वो फायदेमंद होगा। दूसरा, संघर्ष का लाभ एक ये भी है कि सकारात्मक पक्ष इसका ये भी है कि जैसे भारत और चाइना के बीच में संघर्ष है तो पूरे देश के अंदर एकजुटता स्थापित होगी, और जो भारत है वो डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हुआ है। तो इसका मतलब जब किसी के साथ संघर्ष चलता है तो संघर्षरत जो समूह है उसकी अंदरूनी एकता भी स्थापित होती है उसके अंदर, और मजबूती या शक्ति प्रदान भी होती है। जैसे यदि पड़ोसियों के साथ संघर्ष चल रहा है किसी एक परिवार का, तो उस परिवार के अंदर सभी परिवार के सदस्य एकजुट हो जाएंगे, चाहे आपसी मनमुटाव हो, उन आपसी मनमुटावों को भूलकर वो एकजुट हो जाएंगे। तो संघर्ष एकता स्थापित करता भी है, इसका सकारात्मक पक्ष भी है। संघर्ष है वो सहयोग के विपरीत है, ऑपोजिट ऑफ कोऑपरेशन। सहयोग के विपरीत ये कैसे हैं? क्योंकि सहयोग के अंदर सामाजिक संगठन बनता है, सामाजिक एकता बनती है, सामाजिक प्रगति, समाज है वो प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। जबकि संघर्ष के अंदर क्या होगा? सामाजिक विघटन पैदा होगा, समाज की प्रगति और विकास में बाधा पैदा होगी, हिंसात्मक साधनों का प्रयोग होगा, आपसी मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे, जो कि समाज और व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। तो संघर्ष है ये सहयोग के विपरीत होता है। हिंसात्मक साधनों पर आधारित, संघर्ष में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग होता है, जैसे डंडे, तलवारें, भाले या फिर बंदूकें, तोपें, बम, हवाई जहाज, इन गाली गलौज करना, इन हिंसात्मक साधनों के ऊपर यह आधारित है। तो संघर्ष में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम चलते हैं, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष के प्रकार कौन कौन से हैं? तो संघर्ष के प्रकार के बारे में या इसके स्वरूप कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर संघर्ष के स्वरूप या प्रकार, इसमें आता है व्यक्तिक संघर्ष, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, जब संघर्ष व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हो, दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष हो, आपसी विचारों के कारण हो सकता है, श्रेष्ठता और निम्नता की भावना के कारण हो सकता है। तो जब दो व्यक्तियों के बीच में आपस में किसी तरह का संघर्ष होता है तो उस संघर्ष को व्यक्तिक संघर्ष कहा जाता है।
इस संघर्ष में मारपीट, गाली गलौज, चाकू छुरी, तलवारें, डंडे आदि हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो संघर्ष है ये आपसी घृणा के कारण, क्रोध के कारण, द्वेष की भावना के कारण, संसाधनों की कमी के कारण इस तरह का संघर्ष होता है। जैसे देखिएगा, एक सिंपल एग्जाम्पल है भी, एक लड़की है और उससे दो अलग अलग लड़के आपस में प्रेम करते हैं। तो उन जो दो लड़कों के बीच में संघर्ष होगा वो आपसी द्वेष के कारण होगा, घृणा के कारण होगा, नफरत के कारण होगा, और ये संघर्ष व्यक्तिगत संघर्ष कहलाएगा। प्रजातीय संघर्ष, रेसिकल कन्फ्लिक्ट। प्रजातीय संघर्ष व्यक्तिगत संघर्ष का एकदम से विपरीत है। ये सामूहिक प्रकार का संघर्ष है, क्योंकि इसमें दो प्रजातियों या दो समूहों के बीच में संघर्ष होता है, और वो संघर्ष श्रेष्ठता या निम्नता की भावना के कारण होता है। इसमें भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को निम्न मानता है और उसको प्रताड़ित करता है, और दूसरा पक्ष है जो प्रताड़ित होता है वो उस अपने हितों के प्रति आवाज़ उठाता है। तो उन दोनों के बीच में संघर्ष चलता है। जैसे अमेरिका और अफ्रीका के अंदर श्वेत और काले लोगों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है वो इसी प्रकार के संघर्ष का उदाहरण है। वर्ग संघर्ष, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का जिक्र किया है। उन्होंने क्या कहा था कि अब तक का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, क्योंकि उन्होंने इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटा था। जैसे प्राचीन अलग अलग समाजों में भी उनका वितरण किया था। प्राचीन समाज हुआ, सामंती समाज हुआ, पूंजीवादी समाज हुआ या दास समाज हुआ। जैसे दास समाज में सामंत, दास और स्वामी थे, दो वर्ग थे, और उन दोनों वर्गों में संघर्ष चलता रहता था। स्वामी वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता था, इसलिए वो उत्पीड़न करता था दास समाज का, और दास वर्ग है वो अधिक से अधिक अपने मेहनताना लेना चाहता था, इसलिए वो पूंजीपति जो या फिर जो स्वामी है उनके खिलाफ संघर्ष करता था। ये आगे चलकर फिर जो सामंतवादी व्यवस्था आई तो उसमें सामंत और कृषक दास हो गए, उन दोनों के बीच में संघर्ष चलना शुरू हुआ। फिर पूंजीपति व्यवस्था में पूंजीपति और श्रमिक आ गए, उनके बीच में हितों के कारण संघर्ष चलता रहा। तो वर्ग संघर्ष का कारण ये होता है कि दो वर्ग होते हैं और उन दोनों वर्गों के विरोधी हित होते हैं, और वो अपने हितों के कारण जब आपस में टकराते हैं तो इसको वर्ग संघर्ष कहा जाता है। जैसे शोषक वर्ग और शोषित वर्ग के बीच में चलने वाला संघर्ष, जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच चलने वाला संघर्ष, जैसे स्वामी और दास के बीच में चलने वाला संघर्ष, जैसे गरीब और अमीर के बीच में चलने वाला संघर्ष, जैसे मजदूर वर्ग और मालिक वर्ग के बीच में चलने वाला संघर्ष। तो वर्ग संघर्ष जब दो विभिन्न वर्गों के बीच में हितों के टकराव के कारण संघर्ष होता है तो उसको वर्ग संघर्ष कहते हैं। राजनीतिक संघर्ष, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। राजनीतिक संघर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए किया जाता है। यह संघर्ष दो या दो से अधिक दलों के बीच में निरंतर चलता रहता है। जैसे लोकतांत्रिक, ये विशेषकर लोकतांत्रिक देशों के अंतर ज़्यादा होता है। प्रत्येक दल है उसके अलग अलग सिद्धांत होते हैं, उनके अलग अलग आदर्श होते हैं, और उन्हीं सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर वो सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं और दूसरे दलों के साथ संघर्ष करते रहते हैं। जैसे भारत के अंदर यदि हम सेंटर सरकार की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दो मुख्य दल हैं, और दोनों ही दल सत्ता हासिल करने के लिए अपनी अपनी नीतियों के कारण, आपस में अपने अपने आदर्शों और मूल्यों के कारण एक दूसरे से संघर्षरत रहते हैं। तो जब राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो वो संघर्ष कहलाएगा राजनीतिक संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है वो राजनीतिक संघर्ष का ही एक रूप है। जब राजनीतिक संघर्ष देश की सीमाएं पार करके दूसरे देश में प्रवेश कर जाता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष उसे कहा जाता है। या हम यूँ कहें कि दो देशों के बीच में होने वाला, दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाला संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहलाएगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चाइना के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच, अमेरिका और चाइना के बीच आदि देशों के बीच में जो संघर्ष चलते हैं वो संघर्ष कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण जब एक संस्कृति को श्रेष्ठ माना जाता है और दूसरी संस्कृति को निम्न माना जाता है, तो सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण जब जो अलग अलग संस्कृति वाले लोगों के बीच में संघर्ष शुरू होता है तो उसको सांस्कृतिक संघर्ष कहा जाता है। जैसे भारत के अंदर भारतीय कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के बीच का जो संघर्ष है वो सांस्कृतिक संघर्ष कहलाएगा। जातीय संघर्ष, कास्ट कन्फ्लिक्ट।
जाति के आधार पर जो संघर्ष होता है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वो जातीय संघर्ष कहलाएगा। जैसे भारत के अंदर विशेषकर जातीय संघर्ष या जातीय हिंसा देखने को मिलती है, जिसमें जाति के आधार पर दंगे फसाद होते रहते हैं। उच्च जाति वाले अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, निम्न जाति वालों को महत्व नहीं देते, और निम्न जाति वाले हैं अपने आप को उच्च जाति के सम्मान समझते हैं, और उच्च जाति के लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जातीय श्रेष्ठता और निम्नता के आधार पर जब दो जातीय गुटों के अंदर संघर्ष होता है तो उसको जातीय संघर्ष कहा जाता है। धार्मिक संघर्ष, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, लगभग सभी देशों में है। भारत में भी इसका रूप देखने को मिलता है। भारत के अंदर धार्मिक आधार पर बहुत सारे दंगे भी होते रहते हैं। जैसे धार्मिक आधार पर लोगों को भड़काकर दंगे फसाद करवाए जाते हैं, जिसको हम सांप्रदायिकता भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों के अंदर इस्लाम खतरे में या जिहाद का नारा लगाकर बहुत सारे दंगे फसाद करवाए जाते हैं। हिंदुत्व खतरे में के आधार पर भी धार्मिक दंगे फसाद करवाए जाते हैं। तो धर्म के आधार पर अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को निम्न समझकर सांप्रदायिकता के आधार पर जो दंगे फसाद होते हैं, जो संघर्ष होता है, उसको धार्मिक संघर्ष कहा जाता है। पारिवारिक संघर्ष, फैमिली कन्फ्लिक्ट, परिवार के अंदर भी संघर्ष होते हैं। जब परिवार के सदस्यों के आपसी मनमुटाव हो जाता है, वो मनमुटाव संपत्ति के कारण भी हो सकता है, अन्य किसी सामाजिक कारणों से भी हो सकता है। तो जब परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में टकराव शुरू हो, भाई भाइयों के बीच में, चाचा ताऊओं के बीच में, या रक्त संबंधियों के बीच में जब संघर्ष होता है, तो उस संघर्ष को पारिवारिक संघर्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष संघर्ष, मैकाइवर और पेज ने संघर्ष को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो भागों में बांटा था। प्रत्यक्ष संघर्ष वो संघर्ष होता है जिसमें संघर्ष करने वाले दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होते हैं। जैसे दो देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है, तो वो प्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है। दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, वो प्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है। दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, वो प्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है। दो परिवार के सदस्य आपस में लड़ रहे हैं, वो प्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है। इसका मतलब ये हुआ, इसमें झगड़ा करने वाले दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होंगे। अप्रत्यक्ष संघर्ष, इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अप्रत्यक्ष संघर्ष वो संघर्ष होता है जिसमें संघर्षरत दोनों समूह एक दूसरे के सम्मुख मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि वो किसी अन्य माध्यम से, तीसरे माध्यम से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने या हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चला था, कोल्ड वॉर चला था, वो अप्रत्यक्ष संघर्ष का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उसमें अमेरिका और रूस की सेनाएं आमने सामने नहीं थी, बल्कि वो अन्य माध्यम से, दूसरे तरीकों से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो अप्रत्यक्ष संघर्ष कहलाता है। जैसे दो पड़ोसी हैं, उनमें यदि आपस में लड़ाई हुई दोनों की एक दूसरे के आमने सामने होकर, तो वो होगा प्रत्यक्ष संघर्ष। परंतु ऐसा भी हो सकता है, अब उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद उनके मनमुटाव हो जाएंगे। फिर क्या होगा, वो मान लीजिए आमने सामने होकर लड़ाई नहीं करते हैं, परंतु एक दूसरे को अन्य तरीकों से, किसी तीसरे के माध्यम से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर वो प्रत्यक्ष संघर्ष है, वो अप्रत्यक्ष संघर्ष में बदल जाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के साथ आपस में दोनों सेनाओं की यदि लड़ाई होती है, तो वो प्रत्यक्ष संघर्ष कहलाएगा। और पाकिस्तान आतंकवादियों के सहारे भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो अप्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है। भी जब कोई प्रत्यक्ष संघर्ष से लड़ाई नहीं जीत सकता या अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर सकता, तो अप्रत्यक्ष माध्यमों से संघर्ष जारी रखता है, तो उसको हम अप्रत्यक्ष संघर्ष कहते हैं। ये संघर्ष के प्रकार या फॉर्म्स थे। रूट्स और कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब संघर्ष क्यों फैलता है, संघर्ष के कारण क्या है और इसके क्या क्या जड़ें हैं। इसमें हम पढ़ते हैं संघर्ष की जड़ें या संघर्ष के कारण, रूट और कॉजेज। अब इसमें हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो इसमें सबसे पहले जो 5 प्रकार के कारण बताए गए हैं, गिलीन और गिलीन ने बताए हैं पहले 5 प्रकार के कारण। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब हो गया जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, उनमें आपस में विभिन्नताएं होती है। शारीरिक रूप से वो विभिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, बौद्धिक रूप से हो सकते हैं, सामाजिक रूप से हो सकते हैं, आर्थिक रूप से हो सकते हैं। जब वो व्यक्ति आपस में, उनमें विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग होते हैं, और वो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की भिन्नताओं को स्वीकार नहीं करते, तब उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो सकता है। जैसे एक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति, एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है, तो क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति, उसको यदि शांत स्वभाव के व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया भी ये तो ऐसा ही है, तो संघर्ष नहीं होगा। परंतु यदि स्वीकार नहीं किया
और आप ऐसे क्यों करते हो, इस तरह से उनके साथ में टकराव में आ गया तो फिर संघर्ष शुरू हो जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी संघर्ष का एक कारण है। सांस्कृतिक विभिन्नताएं, अब सांस्कृतिक विभिन्नताएं संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्तियों की, प्रत्येक समूहों की, प्रत्येक देश की संस्कृति अलग अलग होती है। जब एक देश, एक व्यक्ति, एक समाज दूसरे देश, व्यक्ति या समाज की संस्कृति को स्वीकार नहीं कर पाता तो उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो जाते हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं, सामाजिक भिन्नताएं संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। स्वार्थ या श्रेष्ठता की भावना, व्यक्ति के अंदर जो स्वार्थ की भावना आ जाए, श्रेष्ठता की भावना आ जाए, भी मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं उच्च हूँ और केवल मेरे हितों की पूर्ति होनी चाहिए, तो ये भावना संघर्ष को जन्म देती है, इससे संघर्ष पैदा होता है। जैसे एक धर्म विशेष के लोग यदि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझने लग जाए और दूसरे धर्म को कोई महत्व न दें तो उनमें धार्मिक आधार पर संघर्ष शुरू हो जाएगा। एक जाति विशेष के लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाए, दूसरे जाति के लोगों को कोई महत्व ना दे तो उसमें संघर्ष शुरू हो जाएगा। परिवार के अंदर एक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाए और दूसरे को कोई महत्व नहीं दे तो पारिवारिक संघर्ष शुरू हो जाएगा। तो श्रेष्ठता की भावना, उच्चता की भावना और स्वार्थ की भावना है, ये संघर्ष का मूल कारण है। आजकल परिवार क्यों टूट रहे हैं? परिवार टूट रहे हैं स्वार्थ की भावना से। पहले सामूहिक भावना होती थी। सामूहिक भावना का तात्पर्य ये हुआ कि सभी व्यक्ति सामूहिक, एक परिवार, उद्देश्य उनका परिवार की भलाई होता था। आज उद्देश्य व्यक्ति के स्वयं की भलाई हो गया, आर्थिक संबंध हो गए। तो इसी कारण है वो परिवार के अंदर संघर्ष शुरू हुआ। धार्मिक कारण, धार्मिक आधार पर लोगों को भड़काकर जो संघर्ष किया जाता है, जैसे हमें पहले ही बताया था, जैसे हम ये कहते हैं भी जो जिहाद खतरे में है या इस्लाम खतरे में है, जिहाद के आधार पर, या हिंदुत्व खतरे में है, या कोई विशेष धर्म का नाम लेकर उसको खतरे में है, या उस पर अस्तित्व का खतरा, इस तरह से लोगों की भावनाओं भड़काकर भी लोगों में संघर्ष पैदा किया जा सकता है। जैसे 1947 की यदि हम बात करें तो धार्मिक आधार पर भारत पाकिस्तान जो दंगे हुए, इसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था और भारत के अंदर अब भी धार्मिक आधार पर दंगे बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। जातीय आधार पर, जातीय कारण भी संघर्ष का एक महत्वपूर्ण जड़ है, महत्वपूर्ण कारण है। जातियों के अंदर श्रेष्ठता और निम्नता की भावना है, वो दंगों का एक मुख्य कारण है। और भारत के अंदर जातीय आधार पर भी दंगे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जाति और धर्म के आधार पर भारत में बहुत अधिक दंगे, आपस में संघर्ष हो रहा है। राजनीतिक कारण भी जो है वो संघर्ष का मुख्य कारण होता है। राजनीतिक कारण का मतलब राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दल है, ये सत्ता हासिल करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जब दंगे फसाद करवाते हैं या आपस में जब सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो ये जो संघर्ष कहलाएगा, ये इसके पीछे राजनीतिक कारण होगा। जब भी किसी संघर्ष के पीछे राजनीतिक स्वार्थ हो तो उसका मुख्य कारण राजनीतिक कारण होगा। तो राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, जातीय कारण आदि ये संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण कारण हैं। संघर्ष को पैदा करने में इनका महत्वपूर्ण रोल है, ये संघर्ष की जड़ें हैं। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन भी संघर्ष को पैदा करता है। जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि के कारण और महिलाओं की शिक्षा दर में बढ़ोतरी के कारण, महिलाओं का पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के कारण पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के अंदर एक टकराव पैदा हुआ। पुरानी पीढ़ी चाहती है कि जो आज के बच्चे हैं वो परंपरागत नियमों को पालन करें, महिलाएं हैं वो घर से बाहर न निकले, वो घर तक ही सीमित रहें। जबकि आधुनिक जो पीढ़ी है वो ये चाहती है ओपननेस, खुलापन वो स्वीकारती है, खुलापन की पक्षधर है। वो ये चाहती है भी समाज में हमें भी सबके बराबर जीने का अधिकार है। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन के कारण पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में भी संघर्ष चलता रहता है, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। भी पारिवारिक विघटन हो रहा है, संयुक्त परिवार थे वो टूटकर एकल परिवार में बदल रहे हैं, पारिवारिक संघर्ष हो रहा है, तलाक की घटनाएं बढ़ रही है। तो ये इसके परिणाम रहेंगे। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के कारण भी संघर्ष होता है। साधनों की सीमितता, जब साधन कम हो, एक अनार 100 बीमार, जब साधन कम हो और उसको प्राप्त करने वाले लोग अधिक हों तो भी उसमें आपस में संघर्ष चलेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, एक लड़की है, 2 लड़के हैं, उनमें आपस में संघर्ष का कारण क्या है कि जो लड़की है वो एक है और उसको प्राप्त करने वाले, चाहने वाले 2 हैं, तो उनके बीच में आपस में संघर्ष लाजमी है। तो इसी तरह से जैसे नौकरी के लिए संघर्ष चल रहा है, नौकरी के लिए संघर्ष क्यों चल रहा है? भी पोस्ट तो निकलती है, मान लीजिए 100 फार्म भरने वाले 10 लाख,
तो फिर उनमें एक प्रतियोगिता की भावना आएगी, आपस में एक कंपटीशन की भावना आएगी, एक प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी और उनमें एक संघर्ष चलेगा। इसी तरह से लोग पैसों के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, इसका मतलब क्या, वो पैसों की कमी है उनके पास, संसाधनों की कमी है, जमीन जायदाद के लिए हत्या कर रहे हैं। तो ये जो संसाधन है, इन संसाधनों की कमी, ये संसाधनों की कमी भी संघर्ष को जन्म देती है। रिजल्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के परिणाम क्या रहे, यहाँ पर भी प्रोफेसर गिली ने, उन्होंने पहले 5 जो प्रकार हैं वो बताए, परिणाम बताए हैं भी, कौन कौन से संघर्ष के परिणाम रहे हैं। पहले 5, अंतः समूह की दृढ़ता, सॉलिडेरिटी ऑफ इन ग्रुप्स। अंतः समूह कौन सा होता है, जैसे हम परिवार के सदस्य हैं तो परिवार हमारे लिए अंतः समूह हो गया। जैसे हम अपने देश के सदस्य हैं तो हमारा देश है वो हमारे लिए अंतः समूह है। तो प्रोफेसर गिलीन कहते हैं कि जो संघर्ष होता है, संघर्ष के कारण जो अंतः समूह है वो बहुत मजबूत हो जाता है। इसका एग्जाम्पल ये भी है, जैसे भारत और चाइना के बीच में संघर्ष शुरू हुआ तो भारत के सभी लोगों ने आपसी मनमुटाव, धर्म, जाति, राजनीति आदि सभी को भुलाकर एकता प्रदर्शित की, और जो चाइनीज़ सामान था उसका पूर्णतः बहिष्कार किया था। देखिए, फ़ोनों में से और हर जगह से, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के आइटम हो, सभी में उनका बहिष्कार किया गया था। तो पूरा देश एकजुट हुआ। तो गिलिन कहते हैं जो संघर्ष है वो अंतः समूह को मजबूती प्रदान करता है। जैसे पड़ोसियों के साथ यदि अपना संघर्ष है तो आप अपने सभी परिवार के सदस्य आपसी मनमुटाव को भुलाकर एक हो जाएंगे। तो संघर्ष अंतः समूह को दृढ़ता, मजबूती प्रदान करता है। समूह दृढ़ता में कमी, अब ये भी इसका एक नुकसान है। लेसनिंग ऑफ ग्रुप सॉलिडरिटी भी, यदि समूह के अंदर संघर्ष शुरू हो जाए तो वो समूह के लिए हानिकारक भी होता है, उसकी दृढ़ता में कमी भी लाता है। जैसे भारत के अंदर जातीय आधार पर दंगे हुए, धर्म के आधार पर दंगे हुए, तो भारत आंतरिक रूप से कमज़ोर होगा। जैसे, और उसके विघटन भी हो गए, टुकड़े भी इसके हो जाएंगे। जैसे 1947 में जो धार्मिक आधार पर दंगे हुए थे तो भारत के जो समूह था उसकी दृढ़ता में कमी आई, एकता में कमी आई, और भारत है वो 2 भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। इसी तरह से जब जातीय धार्मिक आधार पर दंगे होते हैं किसी भी देश में तो वो देश अंदरूनी रूप से खोखला हो जाता है, अंदरूनी रूप से वो टूट जाता है। एक परिवार के अंदर भी जैसे आपस में संघर्ष होता है तो परिवार का विघटन हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, अलग अलग भागों में बंट जाएगा। तो संघर्ष है वो समूह को आंतरिक रूप से खोखला भी कर सकता है। व्यक्तित्व में बदलाव, एलिट्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, संघर्ष से व्यक्तित्व पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए पारिवारिक संघर्ष है, एक परिवार में 2 भाई हैं और उन दो भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब माता पिता है, अब माता पिता के तो दोनों बराबर है, माता पिता दोनों में से किसका पक्ष लेंगे और किसके खिलाफ बोलेंगे, तो वो न तो कुछ कहने की स्थिति में रहते हैं और न वो चुप रहने की स्थिति में रहते हैं। तो उनके व्यक्तित्व पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वो व्यक्ति अंदर से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी एकदम से बिखर जाएगी। तो संघर्ष है ये व्यक्तित्व में बदलाव लेकर आता है, ये व्यक्ति को अंदर से खोखला भी कर सकता है। जन धन की हानि, लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज, संघर्ष से बहुत अधिक जान माल की नुकसान होता है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता भी कितना जान माल का नुकसान हुआ है। और इससे जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे तो उससे कितनी संपत्ति, कितने लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें कितने लोग मारे गए थे। भारत और चाइना के बीच में संघर्ष हुआ, दोनों तरफ से कैजुअलिटीज़ हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए, उनमें कितना संघर्ष हुआ। 2 पड़ोसियों के बीच में लड़ाई होती है तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है, संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है। और हरियाणा, भारत में विशेषकर हरियाणा में जब आरक्षण के आधार पर दंगे हुए तो कितने जान माल का नुकसान हुआ था, कितनी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था। तो इसका मतलब संघर्ष से जन धन की हानि बहुत ज़्यादा होती है। व्यवस्थापन, प्रभुत्व और अधीनता, मतलब अकोमोडेशन, डोमिनेशन एंड सब्जेक्शन। अब प्रभुत्व का एक परिणाम ये रहता है कि वहाँ पर व्यवस्थापन भी हो सकता है। व्यवस्थापन का मतलब ये होता है जब 2 पक्षों में संघर्ष चल रहा है और दोनों पक्ष ही शक्तिशाली है,
दोनों में से कोई एक पक्ष दूसरे को हरा नहीं सकता, इसीलिए वो दोनों समझौता कर लेते हैं आपस में। समझौता करने का तात्पर्य यह है भी आपस में शर्तें रख लेंगे, भी उन शर्तों का दोनों पालन करेंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, तो उसको व्यवस्थापन कहते हैं। तो संघर्ष से व्यवस्थापन भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि संघर्ष में एक पक्ष कमज़ोर हो और दूसरा पक्ष शक्तिशाली हो, तो शक्तिशाली पक्ष कमज़ोर पक्ष को हराकर उसे अपने अधीन कर लेगा, उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। तो संघर्ष के परिणाम व्यवस्थापन, प्रभुत्व और अधीनता भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा, संघर्ष है वो राष्ट्रीय एकता के लिए निसंदेह खतरा है, क्योंकि वो राष्ट्र को अलग अलग टुकड़ों में बांट देता है। वो राष्ट्र को अलग अलग खंडों में बांट देगा, जिससे उसकी ताकत कमज़ोर हो जाएगी। जैसे 1947 का हमने एग्जाम्पल लिया था, भारत और पाकिस्तान दो भागों में बंट गया, तो उनकी ताकत निसंदेह रूप से कमज़ोर हो गई। इसी तरह से धर्म के आधार पर दंगे, जातीय आधार पर दंगे होते हैं, तो देश की एकता को खतरा पैदा होता है, राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा होता है, जिससे राष्ट्र है वो कमज़ोर पड़ता है। सामाजिक अराजकता, सोशल अनार्की, इससे क्या होगा, सामाजिक अराजकता फैल जाएगी, लोगों के अंदर मन मुटाव होंगे, आपसी एकता विश्वास नहीं रहेगा, और एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मारपीट करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे फसाद होंगे, और चारों तरफ अशांति का माहौल होगा। तो यह सामाजिक अराजकता को भी बढ़ाता है। आपसी मनमुटाव, म्यूचुअल एस्ट्रेंजमेंट, तो जो संघर्ष है, संघर्ष आपसी मनमुटाव को बढ़ाता है, क्योंकि जिन दो गुटों के अंदर, जिन दो परिवारों के बीच में, जिन दो व्यक्तियों के बीच में, जिन दो देशों के बीच में आपस में संघर्ष चल रहा है, वो कभी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, उनके मतभेद भी रहेंगे और मनभेद भी रहेंगे। नई व्यवस्था का उदय, कार्ल मार्क्स इसको एक नई व्यवस्था का उदय के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जब प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज ने दो वर्गों के बीच में संघर्ष हुआ, तो पूंजीपति व्यवस्था आई, और पूंजीपति व्यवस्था में जब दो वर्गों के बीच में संघर्ष होगा, तो उससे साम्यवाद आएगा, जो कि साम्यवाद है वो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद भी कहलाएगा, या फिर उसके आगे चलकर यह वर्ग विहीन समाज में भी बदल जाएगा। तो संघर्ष से एक नई व्यवस्था का व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। जैसे भारत जब ब्रिटेन या इंग्लैंड के अधीन था, भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, तो भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया, तो एक नई व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली। तो ये संघर्ष के परिणाम रहे। अब सेल्फ असेसमेंट सेशन, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, संघर्ष क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, संघर्ष की कोई एक परिभाषा बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, गिलीन ने संघर्ष के कितने परिणाम निकाले हैं, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। संघर्ष क्या है, संघर्ष की विशेषताएं या स्वरूपों का वर्णन करें, 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। संघर्ष का अर्थ बताते हुए इसके कारणों और परिणामों को बताएं, ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो का जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, और यहाँ पर भी हमने लिख रखा है, इससे आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।